क्लास 12th फिजिक्स। इसमें बेटा हम लोग आज कवर करते हैं रे ऑप्टिक्स को, ठीक है। रे ऑप्टिक्स को हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक तो आप लोगों ने पहले ही कवर कर लिया होगा, ठीक है, क्लास 10th में बेसिक लेवल पर। तो अब ये तो मान लीजिए एग्जाम में अगर 1 मार्क या 2 मार्क का आता है और ये बेसिक आपको तैयार भी होगा, ठीक है। इसमें बेसिक सा फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और हमसे यहाँ पर नेचर वगैरह पूछा जाता है। तो ये तो पूरा आप लोगों ने रिफ्लेक्शन लाइट का आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास 12th में हम लोग बेटा कवर करते हैं कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है। तो मैं इस वाले टॉपिक को स्किप कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, टॉपिक यहाँ पर लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, दो यहाँ पर डायग्राम ध्यान दीजिएगा, दो डायग्राम यहाँ पर। ये मान लिया हमारे पास कोई यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक्सिस है, यहाँ पर इसको नाम दे दिया मैंने जेड और जेड डैश, ठीक है। और हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर ये है एन फॉर नॉर्मल। और मान लिया कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक सरफेस यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है। इस बॉर्डर के ऊपर मान लिया हमारे पास एयर है और इस बॉर्डर के नीचे मान लिया हमारे पास वाटर है। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर का मतलब क्या होता है, हल्का मीडियम, ठीक है। और इसको हम लोग बेटा बोलते हैं फिजिक्स में डेंसर मीडियम, ठीक। अब इस केस में मान लिया कि कोई लाइट एयर से डेंस में आ रही है, मतलब कि एयर से वाटर में आ रहा है, पहला ये केस लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम ऐसे हमने मान लिया कि यहाँ पर एक और सरफेस है जेड और जेड डैश, ये है उसका नॉर्मल, ठीक है, एन फॉर नॉर्मल। और इस बार हमने उल्टा ले लिया, यहाँ मान लिया हमने वाटर है, वाटर का मतलब यहाँ पर डेंसर मीडियम। और इस सरफेस के नीचे हमने एज्यूम कर लिया एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम, ठीक है, हल्का और भारी, ठीक है। तो देखिए दोनों केस में क्या होता है, पहले केस में हमने यहाँ पर लिया कोई लाइट मान लीजिए ऐसे कोई वाइट लाइट यहाँ पर आ रही है, या फिर कोई भी रे लाइट ऐसे मान लिया हमने, ऐसे मान लिया यहाँ पर कोई लाइट ऐसे आ रही है, इसको मान लिया हमने इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर पॉइंट ओ पर आता है, इस पॉइंट ओ को बेटा हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जैसे वो ओ पॉइंट पर आया हल्के से भारी में, एयर से वाटर में, तो वो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ऐसे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये लाइट ऐसे आ रही थी ना, इसको जाना चाहिए ऐसे, पर ऐसे जाके हल्का सा और बेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर लाइट यहाँ पर बेंड हो गई, ठीक है। जो लाइट बेंड होकर बाहर निकलती है उसको हम लोग बेटा कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट अगर ऐसे आ रही है, ऐसे करके यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो अगर कोई लाइट भारी से हल्के में आ रही है तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, लाइट, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट है, अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर में आ रहा है, मतलब वाटर से अगर लाइट एयर में आ रही है, मतलब भारी वाले मीडियम से हल्के वाले में आ रही है मान लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लाइट अगर भारी से अगर हल्के में आ रही है, तो उस केस में वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, ऐसे देखिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बोलते हैं फार अवे, यहाँ पर हम बोलते हैं फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और बेटा यहाँ पर बोलते हैं बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब यहाँ पर नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर दूर हटती है, फार अवे मतलब दूर हटती है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम चल गया। अब कुछ सिंबल्स यहाँ पर बनाए गए, ध्यान दीजिएगा। ये इंसिडेंट रे है, तो आपको नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे तक, मतलब जहाँ पर लाइट आती है उसके बीच के एंगल को दिखाना है। ये देखिए, ये एंगल हमेशा नॉर्मल से बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल से लेकर जहाँ तक लाइट आ रही है उसको बोलते हैं स्मॉल आई। और स्मॉल आई का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल आई का मतलब यहाँ पर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर नॉर्मल से लेकर जहाँ तक लाइट बेंड होकर बाहर निकलती है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, उसके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं आर। तो यहाँ पर आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको याद रखिएगा, एंगल जो बनेंगे वो नॉर्मल से ही दोनों एंगल बनेंगे, लाइट और नॉर्मल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए लाइट ये, नॉर्मल ये,
ये आई बन गया, नॉर्मल से ये लाइट तक ये बन गया हमारा आर, ठीक है ना। तो आई और आर यहाँ पर ऐसे बनेंगे, दोनों में आपको अंतर मालूम हो गया ना। अब देखिए ध्यान से हो क्या रहा है, दोनों ही केस में लाइट आ रही है, ठीक है, दोनों ही केस में लाइट इंसिडेंट हो रही है। अंतर क्या है कि इसमें हल्के में मीडियम से लाइट जा रही है, भारी वाले में यहाँ पर भारी से जा रही है हल्के में, ठीक है। लेकिन दोनों केस में क्या हो रहा है कि मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट अपना रास्ता मोड़ दे रही है, अपने आप को बेंड कर दे रही है लाइट। यहाँ पर भी लाइट का यहाँ पर बेंडिंग देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पर भी लाइट की बेंडिंग आपको देखने को मिल रही है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। कैसे इसको हमें एग्जाम में डिफाइन करना है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतने से पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ, ये नोट्स हैं, इसको जब हमें डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो डिफाइन यहाँ पर कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium is called refraction of light, is called refraction of light। तो देखिए ये पूरा हमारा कंप्लीट डिफाइन हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमारा पूरा डिफाइन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसके बाद से फिर हमारा टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि रिफ्रैक्शन के लॉज। अब देखिए यहाँ पर दो लॉ होते हैं इसके मेन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए दो यहाँ पर लॉ होते हैं, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट लॉ होता क्या है, आपको बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए, समझिए पहले ध्यान से, फिर आराम से कॉपी कर लीजिएगा। मान लिया हमारे पास एक सरफेस था ऐसे, हमने मान लिया यहाँ पर डेंसर है, डेंसर का मतलब भारी मीडियम, कोई भी एज्यूम कर लीजिए आप, और उससे कंपेयर में यहाँ पर है आपके पास रेयर मीडियम, हल्का, और यहाँ पर भारी, या फिर भारी हल्का कुछ भी ले लीजिए आप। होता क्या है, अगर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो लाइट का यहाँ पर क्या होगा बेटा, लाइट का हो जाएगा यहाँ पर बेंडिंग, लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है ये बेटा होता है एंगल आई, ठीक है, ये एंगल आर होता है, ठीक है। इसका बेटा नाम होता है, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे, इसका नाम बेटा होता है इंसिडेंट रे, और इसका नाम होता है, इसका बेटा नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, और इस बड़ा पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, पहला यहाँ पर लॉ क्या होता है। मान लिया हमने कि अगर यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर मान लिया लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे इस वाले ओ पॉइंट पर आई है, इसी ओ पॉइंट से या इसी प्लेन से रिफ्रैक्ट होकर लाइट जा रही है, ठीक है, और इसी पॉइंट से इसी प्लेन से नॉर्मल जा रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर है और एक ही प्लेन पर है। इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए समझिएगा डायग्राम के साथ, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and normal, all three, ये तीनों, all three lie on the same plane and on the same line and on the same point, लिख दीजिएगा, same point। मतलब ये तीनों
एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट से पास होते हैं, लाई करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है सेकंड लॉ, वो देखिए यहाँ पर क्या होता है। सेकंड लॉ यहाँ पर क्या होता है, तो हेडिंग लिख देना यहाँ पर, हेडिंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है ये, पढ़िए पहले इसे थोड़ा सा ध्यान से पहले पढ़िए, आपको आ जाएगा। लिख देंगे सेम ऐसे यहाँ पर भी हम लोग, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, मतलब इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों का रेशियो ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज, और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये देखिए यहाँ पर, अगर इसको इस पूरे लाइन को अगर हम शॉर्ट में लिखें यहाँ पर तो ऐसे करेंगे यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पर क्या है, म्यू। यू बनता है ना यू, ऐसे करके बस ऐसे कर दीजिए तो इसे बोलते हैं म्यू। कुछ बुक्स में यहाँ पर स्मॉल n से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाया गया बेटा, तो बात एक ही है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ म्यू से, ठीक है ना। मैं लिख दूँगा इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ते हैं इसको म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डन। तो ये पूरा हमारा सेकंड टॉपिक हमारा हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पर थर्ड यहाँ पर टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। देखिए होता क्या है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग यहाँ पर सेकंड यहाँ पर केस ले रहे हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये सरफेस है यहाँ पर जेड और जेड डैश, ठीक है, और ये हमारे पास नॉर्मल है, ये मान लिया हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर हमने एज्यूम कर लिया डेंसर मीडियम, मतलब कोई भी वाटर मान लीजिए, ग्लास मान लीजिए, भारी मतलब कुछ भी, और इस सरफेस के नीचे हमने मान लिया रेयर मीडियम, यानी कि कोई भी हल्का मान लिया हमने, सपोज एयर मान लिया हमने। तो देखिए कभी भी अगर क्रिटिकल एंगल बनेगा तो हमेशा डेंसर से रेयर में लाइट जाना चाहिए, पहले यहाँ पर केस है, ठीक है। और कैसे समझिए, अब होता क्या है, अगर आपको पता है कि अगर हम इस केस में अगर लाइट को और इंसिडेंट करते हैं, लाइट अगर फॉल करते हैं नॉर्मल के पॉइंट पर, तो जैसे यहाँ पर लाइट आएगी तो कॉमन सी बात है लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आई, ये आपको मालूम है अभी तक। और यहाँ से नॉर्मल से लेकर इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इस एंगल को बोलते हैं आर। ये आपको यहाँ पर क्लियर है। जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे आई को, अच्छा आई को बढ़ाएं कैसे हम लोग, मान लिया रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 1 है। पहली लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट किया तो ये इस तरह से बाहर निकली और यहाँ पर एंगल आर बन गया। हमने इस लाइट को और बेंड किया, इसका नाम मान लिया हमने रे नंबर 2 है, ध्यान से समझना है, ठीक है आपको। तो फिर से यहाँ पर बनेगा एंगल यहाँ पर, अब इसको बोलेंगे आई, क्योंकि आई कैसे बनता है, आई नॉर्मल से स्टार्ट होता है और जहाँ तक लाइट जाती है इंसिडेंट लाइट वहाँ तक आई बनता है। तो कॉमन सी बात है, लाइट को आपने और बेंड किया तो लाइट और दूर जाएगी ऐसे करके। लॉजिक यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे आई बढ़ाओगे वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोनों का रेशियो यहाँ पर होता है कांस्टेंट। तो हमने लाइट को और बढ़ाया तो ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आर बन गया, हमने लाइट को और बेंड कर दिया रे नंबर 3। अब यहाँ पर क्या होगा, अब लाइट और ऊपर जाएगी। तो मान लिया हमने कि लाइट ऐसे चली गई है, ऐसे इसी के ऊपर जेड डैश आपको दिख रहा है ना, ये इसी के ऊपर लाइट यहाँ पर चली गई ऐसे करके। अब आर कितना है, तो अब आप बोलेंगे आर यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक होगा आर, क्योंकि आर कैसे बनता है, नॉर्मल से लेकर जहाँ तक लाइट जाती है उसके बीच के एंगल को आर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि रे नंबर 3 की बात कर रहे हैं, सर्किल मैंने कर दिया, रे नंबर 3 के लिए ये हो जाएगा आई पूरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन रे नंबर 3 के लिए यहाँ पर कुछ अलग क्या है कि इस केस में आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। कितनी है, 90। भाई देखिए ये नॉर्मल है और ये हमारा जेड डैश, यानी कि इस वाले केस में रे नंबर 3 के लिए आर कितना हो गया है, 90 हो गया है, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट शायद आपको क्लियर ना होता। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर,
ये मान लिया हमने नॉर्मल है, ये मान लिया हमने जेड और जेड एस है, और ये हमने मान लिया कि ऐसे ये रे नंबर 3 मान लिया सपोज। अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। और लाइट यहाँ पर ऐसे जा रही लाइट जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आर कितना है, तो यहाँ पर आर है आपका 90, और इसको हम लोग यहाँ पर मान लें सपोज ये हमारा I3 था। I3 का मतलब होता है थर्ड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 का मतलब सेकंड रे के लिए, I1 का मतलब पहले वाले लाइट रे के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो I3 है ना, अब इसको हम I3 नहीं बोलेंगे, अब बेटा इसको बोलेंगे IC। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल, C फॉर क्रिटिकल, क्योंकि ये कुछ अलग है, यानी इस वाले I को हम लोग बेटा बोलेंगे IC, क्योंकि इस वाले I के लिए R कितना 90 है। बाकी आप देखिए कोई भी केस I1 I2 कोई और केस देखिए आप, किसी भी केस में R की वैल्यू 90 से कम है, पर इस वाले केस में R कितना 90 है, तो इस वाले केस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ये IC को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट में जरा कुछ 2 बातें आपको बता रहे हैं। पहला क्रिटिकल एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, क्रिटिकल एंगल ये बेसिक बता रहे हैं आपको। क्रिटिकल एंगल हमेशा कब बनेगा, जब लाइट डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में। पहला, भारी से हल्के में, हल्के से भारी में कभी नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है, फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के लिए 2 कंडीशन है, ठीक है यहाँ पर। पहला क्या है, आर की वैल्यू 90 होनी चाहिए, पहला केस। कभी भी अगर आर की वैल्यू, अगर आपको क्रिटिकल एंगल नहीं भी बोला गया है, अगर आपको एंगल आर की वैल्यू 90 दे रखी है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्रिटिकल एंगल ही है। और दूसरा, कभी भी आपको आई सिंबल यूज नहीं करना है। आर की वैल्यू अगर 90 है तो आपको आई को हमेशा बोलना है IC, या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कैपिटल C, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए 2 C का इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल C और एक स्मॉल c। एक है यहाँ पर कैपिटल और एक हमारा स्मॉल। कैपिटल C का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल है, मतलब क्रिटिकल एंगल है। और स्मॉल c का मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल का। हमेशा कहाँ बनेगा, हमेशा बनेगा डेंसर मीडियम में, पहला, और रेयर में आर कितना होगा, 90 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग, डिफाइन देखिए पे कैसे करते हैं डिफाइन, समझिए पहले ध्यान से। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब देखिए क्रिटिकल एंगल वास्तव में क्या है, आई है ना, यानी कि क्रिटिकल एंगल एक तरह से क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई है, ठीक है। और कौन से मीडियम में, इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम। इस लाइन का मतलब देखिए, क्रिटिकल एंगल यानी कि IC इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई होता है, और कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच आर का मतलब द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम, इन द रेयर मीडियम। तो ये बेसिक सा आपको 1 नंबर में आपको डिफाइन करने को आता है डायग्राम के साथ यहाँ पर। तो ये पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन वहाँ पे करना होगा, ठीक है, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन यहाँ पर लिखा है, गलत मैंने लिख दिया यहाँ पर, मेरी फॉल्ट। अब जी तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा बेसिक पर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन लिखा है, जबकि हम यहाँ पर टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्शन। मतलब इस बार हम लाइट को आगे जाने के अलाउ कर रहे हैं। मतलब मैंने मान लिया यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर मान लिया हमने रेयर मीडियम है, मतलब भारी हल्का, ठीक है। इस बार हम लाइट को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे रहे हैं, लेकिन तब भी लाइट आगे नहीं जाएगी। सपोज मान लिया हमारे पास यहाँ पर वाटर है, और यहाँ मान लिया हमारे पास एयर है। अब देखिए ध्यान से, अभी आपको मैंने जस्ट पहले आपको दिखाया था क्रिटिकल एंगल के लिए कि सपोज अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ऐसे है, और इसको मतलब दिखाया था आपको मैंने IC बोला था हमने, और इसके लिए लाइट ऐसे गई थी, और यहाँ पर R था 90, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं I ना बोल के इसको हम लोग IC बोलते हैं। ये होता है क्रिटिकल एंगल। ऐसा कैसे हुआ था, बेंड करते करते हुआ था। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या किया, रे नंबर 3 नाम दिया था इसका हमने बेसिक में, इसको बेटा हमने और बड़ा कर दिया, और बड़ा।
फिर से मैं ऐसे कर दिया और इसको मैंने बेंड कर दिया। रे नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो लाइट जैसे जैसे हम लोग आई को बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे आर भी बढ़ता जा रहा था। तो बढ़ते बढ़ते 90 तक आया था, ये रे नंबर 3 था। रे नंबर 3 हमने और बेंड कर दिया तो फिर से आई और बड़ा हो गया। अब जो आई है ना, अब जो I4 है, I4 का मतलब रे नंबर 4 के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू IC से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो R और बड़ा हो जाएगा, तो R ऐसे हो जाएगा। ये हमारा रे नंबर 4, हमने ऐसे रे नंबर 4 को फॉल किया, वो ऐसे चला गया। अब देखिए ध्यान से, रे नंबर 4 की आपको यहाँ पर बात दिखाते हैं अलग से, ध्यान दीजिएगा। Z डैश दिस इज नॉर्मल रे नंबर 4। ये हमारा अभी आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर आर ये हो चुका है। अगर देखिए अगर हम आर, तो ये आर 90 से अलग हो चुका है। जस्ट 90 होगा तो फिर आप आई को IC बोलोगे, 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है तो सिर्फ हम आई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो रे नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रे नंबर 4 में हमने ऐसे किया और लाइट ऐसे चली गई, ऐसे, ठीक है। रे नंबर 4 इसमें से 4 को दिखा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा था वाटर, वाटर का मतलब डी फॉर डेंसर मीडियम। यहाँ लिखा था एयर, एयर मीन्स रेयर मीडियम। तो देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो किस मीडियम से आ रही है? तो इंसिडेंट रे आ रहा था वाटर से ना यहाँ पर। और ये लाइट देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये लाइट वापस उसी मीडियम में जा रही है। मतलब जिस मीडियम में लाइट हमने फॉल किया उसी मीडियम में लाइट वापस चली गई। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर लाइट मीडियम क्रॉस करती है, अगर एक जिस मीडियम से आप लाइट को फॉल कर रहे हो, अगर वो मीडियम पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है लाइट, तब उसका नाम होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस मीडियम में हम लाइट फॉल कर रहे हैं वापस उसी मीडियम में लाइट जा रही है। जैसे कि हम लोग मिरर वगैरह होता है, कोई शाइनी सरफेस, कोई मान लीजिए कोई चमकीला सरफेस होता है, तो क्या होता है लाइट जैसे ही उस मीडियम में आके स्ट्राइक करता है वापस उसी में लौट जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाहर रास्ता है, यहाँ पे आगे जाने का रास्ता है, तभी लाइट यहाँ पर आगे नहीं जा रही है, लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए केस, इसके लिए नोट यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। फॉर TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या केस है, जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? IC से, क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, ऑलवेज हैपेंस इन द डेंसर मीडियम। ये हमेशा डेंसर मीडियम में ही बनेगा, ये हमेशा डेंसर मीडियम में ही बनेगा। कभी भी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो कभी भी हल्के मीडियम में, रेयर मीडियम में नहीं होता है, ठीक है। डिफाइन देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। when the angle of refraction is greater than critical angle, जब I की वैल्यू IC से बड़ी हो जाती है, क्रिटिकल एंगल इन ब्रैकेट I जब बड़ा हो जाता है IC से, और कौन सा मीडियम में दिखा देंगे यहाँ पर, इन द डेंसर मीडियम, कॉमा द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स टू इट्स initial medium. This property of light is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद से आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को।